जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 यानी कि सांख्यिकी को स्टार्ट करेंगे। और सांख्यिकी ऐसा नहीं है कि ये आप पहले बार पढ़ रहे हैं, ये क्लास 9th में भी है। क्लास 9th में जो पढ़े हैं वो सांख्यिकी माध्य, माध्यक और बहुलक, ये सांख्यिकी के अंतर्गत यही तीन को पढ़ना होता है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान माना जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है कि लगभग बीच का मान आता है। कोई भी आंकड़ा दिया है तो उसके बीच का लगभग मान आता है, तो वही केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो यहाँ भी हम लोग सांख्यिकी में यही तीन चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन चीज़ यहाँ भी पढ़ना है। तो फिर 9th में जो पढ़े उससे ये अलग कैसे है? तो अलग बिल्कुल है। 9th में जो पढ़े वहाँ पढ़े अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए, मतलब वर्गीकृत नहीं था, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा नहीं मिला था, अवर्गीकृत वहाँ मिला था। तो 9th में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का हम माध्य, माध्यक और बहुलक निकाले। और क्लास 10 में जो है यहाँ हम वर्गीकृत आंकड़ा का निकालेंगे। तो इतना ही फ़र्क है 9 और 10th में। पढ़ना वही सब है, बस वर्गीकृत आंकड़ा का यहाँ निकालना है और वहाँ अवर्गीकृत का निकाले थे। तो पहले तो सांख्यिकी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसका भी डिफिनेशन आपको क्लास 9th के बुक में ही मिल जाएगा। सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी में बेसिकली हम लोग करते क्या है, इसमें कोई भी आंकड़ा आता है। आंकड़ा क्या होता है? डाटा, सूचना कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सूचना को जमा करते, इकट्ठा करते, तो उसको आंकड़ा कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये भी गणित का एक हिस्सा है और ऐसा हिस्सा है इसमें हम लोग कोई भी सूचना को इकट्ठा करते हैं, आंकड़ा को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी का अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन व्यवस्थित करना। क्या चीज़ को व्यवस्थित करना? इसी आंकड़ा को व्यवस्थित करने के लिए सीखेंगे और साथ ही साथ विश्लेषण करना। विश्लेषण किया जाता है तो उसे ही सांख्यिकी, ये इस तरह से इसका डेफिनेशन आप कह सकते हैं एक सांख्यिकी का, कि गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन व्यवस्थित करना और संश्लेषण किया जाता है या संश्लेषित करने के लिए सीखा जाता है या अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में क्या पढ़ना है वो हम लोग देख ही लिए थे। आंकड़ा की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, तो ये 9th में भी परिभाषा लिखाए थे। तो 9th में जो है आंकड़ा विभिन्न प्रकार के सूचना जो होता है इकट्ठा करना होता है, उसी को डाटा कहता है, आंकड़ा कहता है। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लो पढ़े होंगे 8वां क्लास में भी कि अपने कक्षा के सभी विद्यार्थियों के जूते चप्पलों की माप। तो ये जो जूते चप्पलों की माप जो इकट्ठा करते वही डाटा हुआ, वही आंकड़ा हुआ। या फिर हमारे ज़िले में जितने भी प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षकों की संख्या वो निकाल लो। या फिर कोई भी मैच हो रहा है तो किसी बल्लेबाज के द्वारा
बनाए गए रनों का जो रिकॉर्ड होता है वो देख लो। यानी कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के सूचना को जब इकट्ठा करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं आंकड़ा यानी कि डाटा। अब आंकड़ा जो है दो प्रकार का हो जाता है, एक गौण होता है, एक द्वितीयक होता है। गौण जिसको प्राथमिक हम कहते हैं। तो प्राथमिक ये सब का यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखना क्योंकि 9th में ये है। तो प्राथमिक आंकड़ा या फिर गौण आंकड़ा कह सकते हैं। तो गौण आंकड़ा क्या होता है कि वैसे आंकड़ा जिसको हम खुद निकाल सकते या फिर जिसको हम पहले बार निकाले हैं या पहले बार उस आंकड़ा को एकत्रित किए हैं, तो वैसे आंकड़ा को कहा जाता है गौण आंकड़ा या फिर प्राथमिक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है? द्वितीयक आंकड़ा होता है कि जो आंकड़ा को पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार एक निकाला जाता है, या फिर ये कह सकते हैं किसी स्रोत से तुम प्राप्त कर रहा है। जैसे मान लो सरकारी रिकॉर्ड अगर कोई निकालना हो तो वो पहले बार आप नहीं निकालेंगे, वो किसी ऑफिस में जाके विद्यालय में जाके वो आप प्राप्त करेंगे तो वो सेकेंडरी होगा, वो डायरेक्ट आप नहीं निकाले। या फिर मान लो कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो उसके बल्लेबाजों का जो रिकॉर्ड होता है प्रत्येक मैच में कितना कितना बनाया, तो वो आप पहले बार नहीं निकाल रहे होते हैं, वो पहले बार निकाल चुका होता है पहले वह आंकड़ा, और उसको आप निकालते हैं तो दूसरा बार हो जाता है। तो ऐसे आंकड़ा को द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है। तो ये तो था आंकड़ा के बारे में। अब सांख्यिकी में बोले 3 चीज़ पढ़ना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो मेन हमको उसी पर चर्चा करना है। इस पर तो ये तो परिभाषा कभी पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो इसका डेफिनेशन ज़रूरी होता है। अब हम लोग इसमें से पहला स्टार्ट करेंगे जो कि माध्य है। तो 3 पढ़ना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसी से संबंधित कुछ और पॉइंट्स आता है वो भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम माध्य को। तो पहला इसमें आपका माध्य। माध्य क्या होता है तो इसके बारे में बोले अवर्गीकृत आंकड़ा का निकालने के लिए भी हम सीखे। तो इसका क्या होता है, इसी को समांतर माध्य भी बोला जाता है। एक ही चीज़ है, समांतर माध्य या फिर माध्य। अंग्रेजी में इसको मीन कहा जाता है। तो गणित के भाषा में या अदर फिजिक्स में भी इसका ज़रूरत पड़ जाता है। इसको एक और नाम से औसत के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी आंकड़ा है उसका औसत, एवरेज। तो इसलिए औसत अगर कहेगा तो यही आपको निकालना है। माध्य तो पढ़ रहे हैं तो इसको पते हैं। माध्य कैसे निकाला जाता है, तो जितना भी आंकड़ा आपके पास उपलब्ध है उस सभी आंकड़ों को क्या करना है, जोड़ देना है। उसके बाद जितना आंकड़ा है, या फिर ये कह सकते हैं प्रेक्षण, कितना बार प्रेक्षण किया, तो इसलिए प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं। जितना भी प्रेक्षण है उसका योगफल और उसके संख्या से अगर भाग दे देते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वही कौन सी कहलाता है, माध्य कहलाता है। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। इस तरह से आप इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो क्या बोले हम कि सभी प्रेक्षणों का योगफल या योग तथा प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। ये हो गया माध्य का परिभाषा कि सभी प्रेक्षणों का योगफल तथा प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। माध्य को जो सूचित किया जाता है इसे x और ऊपर में इस तरह से जो डंटा देते हैं इसको बार पढ़ा जाता है। तो x बार
तो इसे x बार या फिर ऐसा मीन तो वहाँ लगा जाएगा, इसे x बार से सूचित किया जाता है। तो याद रखने, इसे x बार से अगर संकेत में लिखना हो तो x बार से इसे सूचित किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला की बात करें, माध्य बराबर क्या लिखे हैं, देखो इसी से फॉर्मूला निकलेगा, सभी परीक्षणों का योगफल। तो सभी परीक्षणों का योगफल और बटे हो जाएगा परीक्षणों की कुल संख्या। ये इसका एक तरह से फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका एक तरह से कहें तो सब जगह काम आता है, मतलब चाहे वो वर्गीकृत आंकड़ा हो या फिर अवर्गीकृत आंकड़ा हो, सब जगह ये फॉर्मूला आता है। लेकिन जब अवर्गीकृत आंकड़ा थोड़ा सा जटिल हो जाता है या फिर बहुत लंबा हो जाता है तो उसको वर्गीकृत में करना पड़ता है कन्वर्ट, और उसके लिए एक और चीज़ लाते हैं जो कि बारंबारता कहलाता है। बारंबारता का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, बारंबार मतलब जो अंक या जो संख्या बार बार रिपीट करे वही बारंबारता होता है। तो बनाए होंगे 8वां सब में बारंबारता बंटन सारणी। तो बारंबारता बंटन सारणी में हम लोग ये करते थे कि देखते थे कि कौन संख्या कितना बार आया। अगर कोई संख्या 5 बार आया तो बगल में मिलान चिन्ह बनाते थे और 5 गो लकीर 4 गो खींच के काट देते थे। तो वो जो बनाते थे वही बारंबारता बंटन सारणी होता है। तो वो बारंबारता बंटन सारणी का प्रयोग वहाँ 8वां में हम लोग किए थे। तो बारंबारता का यूज जब करेंगे, जब आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा, बारंबारता का यूज करेंगे तो ये इसके जगह एक संक्षेप रूप आएगा और वो संक्षेप रूप को लिख के फिर एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल है। अगर इसमें से हम कुछ उदाहरण दें आपको, जैसे देखें उदाहरण अगर दें, अगर हम कह दें पहला कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, अगर इस तरह से दे दे, ये हुआ अवर्गीकृत आंकड़ा। और ये जो क्वेश्चन अभी हम लिखे हैं इस तरह का आपको एग्जाम में 1 नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, इस तरह से आपको पूछता भी है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य या प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, इस तरह से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो क्या लिखें, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो माध्य बराबर क्या है, सभी परीक्षणों का योगफल और परीक्षणों की संख्या। अब प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो 1 शुरू होता है तो प्रथम 5, प्रथम का मतलब शुरू से, तो शुरू से करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये पाँचों का योगफल होगा, क्योंकि ऊपर में लिखा है कि सभी परीक्षणों का योगफल, तो सबको जोड़ देना है। तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 और बटे में क्या है, परीक्षणों की कुल संख्या। तो कितना है बताओ, 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसलिए भाग दे देंगे कितना से, 5 से। अब इसको अगर डिवाइड करें तो 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 1 15, तो 15 बटे हो जाएगा 5, काटेंगे तो हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर इसका निकल जाएगा 3। ये सब आप याद भी डायरेक्ट रख सकते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बोलेगा तो 3, इतना याद रख सकते हैं। अब इसी जगह अगर हम पूर्ण संख्या ले लें, पूर्ण संख्या ले लें, प्रथम 5 पूर्ण
संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य अगर बोलेंगे तब पूर्ण संख्या प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ होता है 0 से, यानी 0 से प्रारंभ होता है। अब प्रथम बोले हैं तो शुरू से लेना है, तो शुरू से लेना है तो प्रथम इसका 0 से शुरू होता है, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब 5 पूर्ण गया, गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और बटे भी करना है कितना? 5, क्योंकि जितना ये आंकड़ा रहेगा उससे फ्रैक्शन रहेगा, उससे हम भाग भी देना है उतना संख्या से। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 2 9 और 9 1 10, तो हो जाएगा 10/5, कट के हो जाएगा 2। तो ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ से क्या समझे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य पूछेगा तो 2, और प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा तो 5 और 3। उसके बाद जो है इसी तरह आपको इसके अलावा कुछ आंकड़ा भी दे देगा। जैसे कह देगा कि एक विद्यार्थी है और वो 5 विषय का एग्ज़ाम दिया, और 5 विषय का एग्ज़ाम दिया, तो 5 विषय में 100 में से कुछ नंबर सब आया, और तब बोलेगा उसका औसत क्या होता है या फिर उसका माध्य क्या होता है। एक वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये तीसरा उदाहरण ले रहे हैं, जैसा कि बोले एक विषय वाला भी ले लेते हैं, और इसमें हम एक चार्ट बनाए हैं, और इसमें से जो है ऊपर जो दिख रहा है ये विषय है, मतलब कोई विद्यार्थी जो है परीक्षा दिया और इस विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में कितना नंबर आया, तो ये प्राप्तांक है 100 में से। कहने का मतलब है कि प्रत्येक विषय का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 100 नंबर का हुआ, उसमें से ये नंबर प्राप्त हुआ है। तब अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस जो आंकड़ा दिख रहा है इसका औसत प्राप्तांक कितना होगा, औसत प्राप्तांक, या फिर इसका माध्य पूछ देगा कितना होगा, तो नॉर्मल है, जैसे फॉर्मूला पर है सभी परीक्षणों का योगफल अब बटे परीक्षणों की संख्या, ये कर देना। तो यहाँ परीक्षण देख रहे हैं तो भाई 5 परीक्षण है, सबको जोड़ देंगे बटे कर देंगे 5। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन जटिल जब आता है, वर्गीकृत आता है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। तो देखो, तो यहाँ से अगर हमको औसत प्राप्तांक निकालना है या फिर इस आंकड़ा का माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होगा? सभी परीक्षणों का योग, यानी कि 80 प्लस में 75 प्लस में 83 प्लस 84 प्लस 70, और बटे हो जाएगा कितना? तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 विषय का हुआ है, प्रत्येक विषय में कितना कितना नंबर लाए वो है। अब क्या करना है, ये सबको पहले जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? तो 4 4 3 7 7 5 12, 12 के 2 बाकी 1, 8 7 15 15 8 23 23 7 30 30 8 38 38, इधर बाकी कितना है? 1 है, तो 39 है। तो 392 नंबर हुआ टोटल, और इसमें भाग देना है कितना से? 5 से। 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, बचेगा कितना? 5 7 35, 4 4 पर 2 42, 5 8 40, बच गया कितना? और 2 बचा, तब नहीं खाएगा दशमलव, तो 2 पर 0 20, 5 चौके 20। ये देखिए औसत आ गया, यही आपका क्या हुआ? आंसर। इसी को कहते हैं माध्य। माध्य क्या होता है कि ये बताए तो पहले भी, ये जितना भी है लगभग इसी के बीच का नाम मान होता है माध्य। तो देख सकते हैं इसी के लगभग बीच का मान ये आ गया है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे। इसी तरह आप कोई भी आंकड़ा अगर आपके सामने दे दिया जाए तो उसको आप बना सकते हैं। एक पूछ देता है, उसको भी अभी हम देख लेते हैं। जैसे माध्य पहले से ही दे देगा और बीच में कोई अंक जो है छोड़ देगा, तो कहेगा उसका माध्य कितना होगा, ऐसे करके। तो जैसे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, वो भी 4 नंबर। अगर हम कह दें कि x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस
8 दे देते हैं तथा 1 2 3 4 हुआ, तथा x प्लस 5 दे देते हैं, मतलब x प्लस 5 2 या बदल देते हैं। चलो 10 दे देते हैं। तो अगर हम कह देंगे कि यदि इस तरह से भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, यदि x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस 8 और तथा x प्लस 10 का माध्य चलो 7 दे देते हैं, तो का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा, ये इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। कोई इस तरह से डिटेल्स देता, माध्य दे देगा तो कहेगा x का मान क्या होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 1 2 3 4 5 आंकड़ा दिए, 5 को दिए तो इसमें से 4 अंक दे देगा डायरेक्टली, और एक जगह x p q कुछ भी छोड़ सकता है। हमने सब जगह x लिया है, इसको चेंज करके भी पूछ सकता है। 4 अंक दे देगा डायरेक्टली और 1 दे देगा अचर संख्या, कोई भी चर संख्या, तब जाके आपको पूछ देगा। तो जैसे ये बनेगा वैसे वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हमको माध्य दे दिया है कितना, 7। तो हम लिखेंगे क्या दिया है, जब इसको हल करेंगे तो लिख लेंगे दिया है माध्य बराबर कितना है, 7 लिख दिए। और इधर जो है इसके फॉर्मूला पर बैठा देना। फॉर्मूला पर क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग। तो जितना परीक्षण दिख रहा है सबको जोड़ो, यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 8 और x प्लस 10 और बटे कर देना है कितना। तब ये ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जोड़ के बटे 10 कर देना, नहीं, या 9 कर देना भाई। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है, तो हम बटे कितना करेंगे 5, और इधर बराबर में पहले से माध्य दे दिया है 7। अभी सबका योग करना है, तो x वाला भाग को अलग जोड़ना है, अंक को अलग जोड़ना है। x वाला भाग को जोड़े तो x 5 है, तो हो जाएगा 5x प्लस अंक को जोड़ेंगे तो 2 5 2 7 7 8 15 15 10 25 हो जाएगा, और बटे में पहले से क्या है 5 और बराबर है 7। अब ये 5 को इधर कर दें तो गुना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे करें तो यहाँ आपका बचेगा 5x प्लस 25, यानी कि 5x प्लस 25, और बराबर हो गया इधर, इसको इधर कर देंगे 7 5 35 हो जाएगा। ये आपका 35 हो गया। हमको निकालना x का मान, तो 25 को पहले इधर करते हैं, तो 5x बराबर हो जाएगा 35 पैंतीस 25, तो 5x बराबर हो जाएगा आपका कितना 10। हमको चाहिए x का मान, तो 10 बटे हो जाएगा 5, काट देंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ से पता चल गया कि x बराबर कितना निकल गया 2। तो इस तरह का भी आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो माध्य जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए, ये जितना भी किए ये अवर्गीकृत आंकड़ा का है, जो कि आपको 9th में है। अब इसके बाद जो आगे सॉल्व हम देखेंगे माध्य का, वो देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। तो वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे।